हेलो फ्रेंड्स। बच्चों, देखिए अपनी जो इससे प्रीवियस वाली क्लास में थी तो उसमें क्या हुआ था, ये थोड़ा सा अपने से छूट गया था ये क्वेश्चन। वीडियो बंद हो गई थी इस वजह से। अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि मैम इतनी सारी वीडियोस को एक साथ क्यों आप ऐड कर रहे हो। तो पहली बात तो ये है कि मैं जो हर चैप्टर की क्लिप्स है ना वो बहुत कम से कम बनाना चाहती हूँ। रीजन क्या है कि बच्चों को ढूंढने में समस्या होती है। वैसे तो मैं जानती हूँ कि ढूंढने में क्या समस्या है, आपको पार्ट्स दे रखे हैं ना उसी पार्ट के अकॉर्डिंग आप कर लो। लेकिन कुछ बच्चों का कहना ये है कि मैम एक बार में इतनी बड़ी क्लिप्स बना दो कि हम हमारा क्या वो 2-3 दिन 4 दिन का काम एक साथ हो पाए और हम अच्छे से उसको देख पाए। उनको 20 मिनट की क्लिप में मजा नहीं आ रहा है, वो देखेंगे वो 1.5 घंटे की क्लिप को वही 4-5 दिन में, लेकिन उनको ज्यादा बड़ी क्लिप्स चाहिए। ठीक है, और ये मेरे लिए भी सूटेबल रहता है कि मुझे ज्यादा पार्ट्स नहीं बढ़ाने पड़ते हैं। तो कोई बात नहीं, पढ़ना है अपने को तो क्लास लेनी है। इस क्वेश्चन पे थे अपना, इसके बाद फोन बंद हो गया था मेरा। ठीक है, और मैंने बता दिया था कि कौन सा फॉर्मूला इसके अंदर नहीं लगेगा अगर अपन सोचे तो। अब हमको एक्स निकालना है। ईपी की वैल्यू कितनी है, 2 है। कैपिटल आर कितना है बेटा, 10। स्मॉल आर कितना है, 2। कैपिटल आर 10, लेंथ है 10। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 10 से 10 कट गया, 2/12, 1/6। एक्स कितना आ गया, 1/6 वोल्ट पर मीटर। यूनिट को नहीं भूलेंगे अपन। ठीक है, अब हमें जो फॉर्मूला है स्मॉल आर का वो क्या है, ई माइनस वी अपॉन आई, नहीं, ई माइनस वी अपॉन वी, यही है ना। ई माइनस वी अपॉन वी, वी है या फिर आई है, बताइए क्या है इसका फॉर्मूला। आई है बेटा, वी नहीं है। चाहिए क्या हमको, हमें यहाँ पर चाहिए स्मॉल आर की वैल्यू। जबकि आप ये भी कह सकते हो कि स्मॉल आर तो मैम यहाँ दे रखा है, तो जो कैपिटल आर को हमने कैपिटल आर नहीं माना तो स्मॉल आर भी इसी का नहीं है। वैल्यू पुट कीजिए। सबसे पहले ई की वैल्यू क्या होती है, ई एक्स क्या होता है, ई इज इक्वल टू XL1। ठीक है, v की वैल्यू क्या थी, XL2, और i को i रख दो। यहाँ पर v अपन r नहीं रखेंगे अपन। ठीक है, तो r इज इक्वल टू, देखिए x को बाहर निकालो, L1 माइनस L2 अपॉन i। x कितना है, 1/6। L1 माइनस L2 5 माइनस 4, वैल्यू ऑफ i इज 0.1। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, ओम के अंदर इसका आंसर आ जाएगा और इसका आंसर आपको दिया हुआ भी है 1.7 ओम। इसको आप खुद सॉल्व करोगे बेटा। ठीक है, सॉल्यूशन का पार्ट आपके ऊपर छोड़ रखा है, 1.7 ओम। अब हम अगला एक्सपेरिमेंट करते हैं। 5 एक्सपेरिमेंट बताए थे, उसमें से दूसरा, 2 सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना, विद्युत वाहक बलों की तुलना। ओके, तो ये हेडिंग उतार लीजिए। अब इसके लिए हम सर्किट डायग्राम बनाते हैं। सर्किट डायग्राम में बहुत मजा आएगा, रीजन क्योंकि हमको पता है। ये देखिए बेटा, प्राथमिक परिपथ छोटा बना लूं क्या मैं इसको, इससे क्या मुझे बहुत आसानी रहेगी। वो अपन को इधर उधर घुसा के काम करना पड़ रहा था ना, अब नहीं करना पड़ेगा। मैं पहले से धीरे छोटा सा बना लेती हूँ। ईपी, रिहोस्टेट RH और ये केबल। 1 मिनट में है ना देख लेती हूँ बेटा कि आपको दिखाई दे रहा है नहीं दे रहा। और एक बात और मैं आपको बता दूं कि क्लासेस के अंदर जो क्लियरिटी है ना वो मैंने कंप्रेस कर दी है, इस वजह से वो क्वालिटी आपको कम दिखेगी। लेकिन आप अपने वो यूट्यूब पे 3 डॉट आते हैं ना, वहां से जाके इसकी क्वालिटी को मैक्सिमम कर लेना, 480 720 कर लेना, उसके बाद आपको वीडियो अच्छी दिखाई देगी। ठीक है, इतना तो कर सकते हो आप। हाँ, तो आप लोग कर लेना ये काम। ठीक है, उसके बाद देखिए 2 सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना। तो पहला सेल E1, ये रहा दूसरा सेल E2। इसको हम x मानेंगे, इसको हम y मानेंगे। ठीक है,
बीच में जो ये तीसरा है इसको हम जेड, यहां से धारामापी को जोड़कर ये लो भाई साहब जौ की बन गई। इस पॉइंट का नाम ए, इस पॉइंट का नाम बी। प्राथमिक परिपथ सेम है, द्वितीयक में अंतर है थोड़ा सा। ये इसका प्लस पॉइंट, ये माइनस, ये प्लस और माइनस। आप जानते हो ना सारे प्लस मतलब उच्च, ये क्या बोलते हैं, उच्च विभव वाले बिंदु एक ही बिंदु पर मिलने चाहिए। ठीक है, तो अब आपको ये डायग्राम में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो परिपथ चित्र डाल के ये पूरा बना लो बेटा, बिल्कुल सीधी लाइन बनाना है ना, इस टाइप से बनाओ इसको। डायग्राम बना लो। हेडिंग डालो परिपथ संयोजन, परिपथ संयोजन। अब परिपथ संयोजन हेडिंग डाल दी तो वो प्राथमिक परिपथ की जो 3-4 लाइनें थी वो उतार दो। पहले प्राथमिक परिपथ की लाइनें उतार दो बेटा, मैंने कहा था बार बार नहीं बताऊंगी। जगह छोड़ दो इन प्राथमिक परिपथ की लाइन के लिए। ठीक है, फिर पैराग्राफ चेंज करके द्वितीयक परिपथ लिखिए इसका। द्वितीयक परिपथ में जिन सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करनी है उनके धनाग्रों को विभवमापी के तार के उच्च विभव के सिरे, डायग्राम में देखते जाओ, उच्च विभव के सिरे कैपिटल ए से संयोजित करते हैं। इन सेलों के ऋणाग्रों को एक द्विमार्गी कुंजी के एक्स व वाई टर्मिनल से, बेटा आपकी बुक में 1 2 3 दिया हुआ है, मैंने यहाँ पर एक्स वाई जेड मान के किया है। तो क्या चाहते हो आप बताओ, बुक वाले तरीके से ही करूँ क्या? चलो बुक वाले तरीके से कर लेते हैं। ये 1 है, ये 3 है और ये 2। कंफ्यूज नहीं होगा, एक्स वाई जेड भी ले सकते हो आप। ठीक है, तो लैंग्वेज को थोड़ा सा चेंज करेंगे। द्विमार्गी कुंजी के टर्मिनलों क्रमशः 1 व 3 से संयोजित करते हैं। 1 व 3 से संयोजित करते हैं। द्विमार्गी कुंजी के मध्य टर्मिनल को ब्रैकेट में 2 दूसरा है, ठीक है, मध्य वाला, धारामापी जी के द्वारा विसर्पी कुंजी ब्रैकेट में जौ की से जोड़ देते हैं। ठीक है, अब हम इसकी कार्यविधि पे ध्यान देंगे। क्या देखेंगे? इसकी कार्यविधि या क्रियाविधि। सबसे पहली बात ये द्विमार्गी कुंजी होती है, इस टाइप से होती है। देखिए ये है, इसमें 3 होल होते हैं, 2 होल होता है, 1 और ये 2। यहां पर एक सेकंड रुको। ये इसमें तो है ना की डाली जाती है, ये तो की वाले सिरे होते हैं। द्विमार्गी कुंजी बता रही हूँ आपको। ठीक है, यहाँ एक होल, यहाँ एक होल, यहाँ एक होल। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये इसको x, इसको हम z मानेंगे और इसको हम y मानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसको ऑन करेंगे।
K1 को बंद करेंगे, K1 को बंद करके पहले और दूसरे टर्मिनल को जोड़ेंगे। इसके अकॉर्डिंग पहला और तीसरा ये जुड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, मतलब Y को, इस वाले को, थर्ड पॉइंट को, इसको पहले इसके साथ कनेक्ट करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहां से इसको हटाकर यहां से कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो इस टाइप से होती है द्विमार्गी कुंजी। कार्यविधि लिखिए। सर्वप्रथम प्राथमिक परिपथ की कुंजी, प्राथमिक परिपथ की कुंजी K1 को बंद करके, K1 को बंद करके द्वितीयक परिपथ में द्विमार्गी कुंजी के टर्मिनल 1 व 2 के मध्य, 1 व, इसको चेंज करो, 1 व 2 के मध्य डॉट लगा देते हैं। मैंने बताया था ना, सबसे पहले इन दोनों को कनेक्ट करेंगे, बीच में की लगा देते हैं, ठीक है। तथा जॉकी की सहायता से विद्युत वाहक बल E1 के लिए संतुलन लंबाई L1 ज्ञात कर लेते हैं। इस स्थिति में E1 इज इक्वल टू XL1। इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल दो। पहले रफ चेंज करके देखो। तत्पश्चात प्राथमिक परिपथ को नियत रखते हुए टर्मिनल 1 व 2 के मध्य से डॉट हटाकर, डॉट का मतलब की, ब्रैकेट में की भी लिख सकते हो, डॉट हटाकर 2 व 3 के मध्य डॉट लगाते हैं तथा विसर्पी कुंजी की सहायता से विद्युत वाहक बल E2 के लिए संतुलन लंबाई L2 ज्ञात कर लेते हैं। तब E2 इज इक्वल टू XL2। तो बेटा एक तो आगे E1 इज इक्वल टू XL1 और एक आगे E2 इज इक्वल टू XL2। समीकरण 1 व 2 से E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू XL1 अपॉन XL2। X से X कट गया। E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू L1 अपॉन L2। ये देखो इस टाइप से। प्रैक्टिकल में हम क्या करेंगे कि इसको ऑन करेंगे। इसको ऑन करने के बाद पहले इन दोनों के बीच में डॉट लगाएंगे और लंबाई L1 ज्ञात कर लेंगे। X की जरूरत ही नहीं, कट रहा है, वहां फॉर्मूला थोड़ा देखना है, ठीक है। फिर हम इन दोनों के मध्य से डॉट हटाकर इन दोनों के मध्य लगा देंगे और हम क्या करेंगे, फिर संतुलन लंबाई दोबारा ज्ञात करेंगे, वो हो जाएगी L2। अब इन दोनों में अंतर है, एक तो इसमें क्या है, लैग्रांज सेल है और एक है डैनियल सेल, कोई भी ले सकते हो आप, ठीक है। तो आप ये उतारिए पहले। नोट डाल के लिखिए। प्रयोगशालाओं में प्रथम सेल के रूप में, प्रथम सेल का मतलब E1,
प्रथम सेल के रूप में लैग्रांजी सेल तथा द्वितीयक सेल के रूप में डैनियल सेल का इस्तेमाल किया जाता है। डैनियल सेल का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, थर्ड लिखिए, थर्ड प्रैक्टिकल, अल्प प्रतिरोध ज्ञात करना। ये थोड़ा सा टिपिकल है और लेकिन ये आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस के प्रैक्टिकल सेंटर में नहीं है ये। ठीक है, प्रैक्टिकल्स में ये नहीं आएगा बिल्कुल भी। दो ही जो एक्सपेरिमेंट थे ना, एक तो अल्प प्रतिरोध ज्ञात करना, सॉरी मैं आपको बता देती हूँ कौन कौन सा एक्सपेरिमेंट है। पहला तो मीटर सेतु, ठीक है, सेकंड नंबर पे है दो सेलों आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना, और थर्ड है ये वाला दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना। ठीक है, तीन ही एक्सपेरिमेंट है जो इस चैप्टर के अंदर से आएंगे। बाकी जो आप तीन पढ़ने वाले हो वो सिर्फ ऐसे ही है नॉर्मल। ठीक है, समझने में तो नॉर्मल नहीं है लेकिन ठीक है। ये थर्ड लिखिए, अल्प प्रतिरोध ज्ञात करना। अल्प प्रतिरोध ज्ञात करना। ठीक है, प्राथमिक परिपथ तो यही है, द्वितीयक परिपथ थोड़ा सा बड़ा है इसका, ये कैपिटल आर, ये स्मॉल आर, ये धारा नियंत्रक, ऐसे करके ये पूरा बड़ा सर्किट बनता है। बनाते हैं आपके लिए, बनाने लग जाओ आप मेरे साथ ही, इस सर्किट को बनाओ, बस हो गया कंप्लीट। इसमें दो की लगेंगी। ठीक है, पहला जो इसमें पॉइंट होगा 1 वाला वो ये होगा, दूसरा जो पॉइंट होगा मतलब तीसरा वो ये होगा, और बीच वाला जो सेकंड पॉइंट होगा इससे अपन गैल्वेनोमीटर को जोड़कर जॉकी को जोड़ देंगे। ठीक है, ये RH1 है तो ये हो गया RH2। ध्यान रखना ये थर्ड पॉइंट है, ये R3 नहीं है। लो, ये हो गया स्मॉल आर, प्लस माइनस ये की कौन सी हो जाएगी K2, क्योंकि ये K1 है तो ये क्या हो जाएगी K2, ये A पॉइंट, ये B पॉइंट। ठीक है, धारा प्रवाहित की बात की जाए तो इस सर्किट के अंदर से ऐसे धारा प्रवाहित होगी। नोट कर लो इसको नोट कर लो। परिपथ संयोजन में प्राथमिक परिपथ तक पूरा उतार लीजिए। ठीक है, 2 मिनट का टाइम दिया जा रहा है आपको, प्राथमिक परिपथ भी उतार लेना। लिखिए, द्वितीयक परिपथ में अज्ञात अल्प प्रतिरोध को एक ज्ञात प्रतिरोध कैपिटल R के श्रेणी क्रम में संयोजित करके इस संयोजन को धारा नियंत्रक RH2, कुंजी K2 तथा विद्युत वाहक बल ये वाला E डैश के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित कर देते हैं। प्रतिरोध R के उच्च विभव वाले सिरे को विभव मापी के तार के
विभव मापी के तार के उच्च विभव के सिरे कैपिटल ए से जोड़ देते हैं। अब थोड़ा ध्यान से बोर्ड पर देखना। कैपिटल आर व स्मॉल आर के कैपिटल आर व स्मॉल आर के निम्न विभव वाले सिरों को एक द्विमार्गी कुंजी के टर्मिनलों क्रमशः 1 व 3 से जोड़ दिया जाता है। द्विमार्गी कुंजी के मध्य टर्मिनल 2 को धारामापी से होकर विसर्पी कुंजी ब्रैकेट में जॉकी से जोड़ देते हैं। क्रियाविधि लिखिए। सर्वप्रथम प्राथमिक परिपथ में कुंजी K1 में डॉट लगाकर पूर्ण करते हैं। ठीक है, सबसे पहला काम ये तो फिक्स है। द्वितीयक परिपथ में कुंजी K2 में डॉट लगाते हैं, द्वितीयक भी तो ऑन करना पड़ेगा। K2 में डॉट लगाते हैं तथा द्विमार्गी कुंजी के, अब देखो प्रथम 2 को जोड़ देंगे। प्रथम 2 टर्मिनल 1 व 2 को डॉट लगाकर जोड़ देते हैं। इस स्थिति में कैपिटल आर, बताओ परिपथ में कौन सा आ रहा है? 1 व 2 को जोड़ा है तो कैपिटल आर आ रहा है ना। देखो थोड़ा सा दिमाग लगाओ और देखो, पहले और दूसरे को अगर हम जोड़ देते हैं तो ये कांटेक्ट में आ रहा है। तो लिखिए, प्रथम 2 टर्मिनलों को जोड़ने पर प्रतिरोध कैपिटल आर के सिरों पर विभवांतर का मापन किया जाएगा तथा विसर्पी कुंजी की सहायता से संतुलन लंबाई L1 ज्ञात की जाएगी। तब देखो कैसे निकालेंगे। इसका जो विभव होगा V लिया जाएगा, E नहीं लिया जाएगा, V। ठीक है, V क्या हो जाएगा? XL1। बट V इज इक्वल टू क्या होता है? IR। प्रतिरोध कौन सा लोगे आप? R। तो IR इज इक्वल टू XL1। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तत्पश्चात द्वितीयक परिपथ के प्रथम व द्वितीय टर्मिनल के मध्य से डॉट को हटाकर द्वितीय व तृतीय, मतलब सेकंड व थर्ड, 2 और 3 भी लिख सकते हो, के मध्य डॉट लगाते हैं। इस स्थिति में अब देखो 2 और 3 के मध्य डॉट लगाओगे तो कैपिटल आर और स्मॉल आर दोनों यूज में आएंगे।
इस स्थिति में कैपिटल आर व स्मॉल आर दोनों श्रेणी क्रम में होंगे तथा विसर्पी कुंजी की सहायता से संतुलन लंबाई L2 ज्ञात कर ली जाएगी। संतुलन लंबाई L2 ज्ञात कर ली जाएगी। अब देखो V इज इक्वल टू क्या होगा, XL2 V डैश मान लो। इस स्थिति में V डैश कितना हो जाएगा, I। ये दोनों श्रेणी क्रम में आ रहे हैं ना, इसको जब कनेक्ट कर रहे हैं तो देखो R भी आ रहा है, ये भी, तो R प्लस R। तब देखो I R प्लस स्मॉल r इज इक्वल टू XL2। समीकरण नंबर 2 उतार लो इसको। समीकरण 1 व 2 से I R प्लस R अपॉन I R इज इक्वल टू XL2 अपॉन XL1। I से I, X से X, क्या बचा पहले वो लिख लो। अल्प प्रतिरोध ज्ञात करना है, तो क्या अल्प प्रतिरोध स्मॉल r होता है, बिल्कुल अल्प प्रतिरोध स्मॉल r होता है। इसको आप इस टाइप से लिखोगे L2 अपॉन L1। R प्लस R इज इक्वल टू हो जाएगा L2 अपॉन L1 माइनस 1। तो देखो एक सेकेंड रुकिए, वाह ये तो उससे भी बढ़िया चल रहा है। ये निकला है इसका फॉर्मूला। इसके साथ ही अपने 3 एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो गए। अब अपने थ्योरी बेसिस पे तो सिर्फ दो बच रहे हैं आपके एक्सपेरिमेंट, और ये जो चैप्टर है कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन टेक्स्ट बुक क्वेश्चन वगैरह बहुत ज्यादा हैं, उनको भी हमको करना है। तो हम पहले इसका एग्जाम्पल कर लेते हैं, उसके बाद वो जो 2 एक्सपेरिमेंट है उनको हम बाद में करेंगे। अभी हम आपको टेक्स्ट बुक क्वेश्चन बताएंगे कुछ थोड़े बहुत, ठीक है। होगी तो यही क्लास, एक इसी क्लास के अंदर बताएंगे हम बताने को, तो ठीक है। वो जो अगर अलग से क्लास बनेगी तो भी इसी में मर्ज होगी, यही पार्ट मिलेगा आपको, लास्ट पार्ट है ये आपका, ठीक है। आवर्स थोड़े से ज्यादा हो जाएंगे, बट अब इस टॉपिक के बाद आप थोड़ा थक गए होंगे तो आप रेस्ट ले सकते हो, और बाकी मैं अभी टेक्स्ट बुक क्वेश्चन करा रही हूँ। एग्जाम्पल नंबर 6.8 क्या कह रहा है ये देखो, यहीं पे देख लेते हैं इसको। एक अल्प प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए, अल्प प्रतिरोध मतलब ये थर्ड वाला एक्सपेरिमेंट, इसे अल्प, ये वाला अल्प के लिए, वो वाला आंतरिक के लिए था, तो कंफ्यूज मत होना। ये आपने अल्प निकाला है और वहां आपने आंतरिक निकाला था, फॉर्मूले में चेंज है। यहाँ L2 माइनस L1 है ना, वहां L1 माइनस L2 अपॉन L2 था। डिफरेंट है फॉर्मूले, थोड़ा सा ध्यान रखना, सेम नहीं है ये, ठीक है। प्रतिरोध R के श्रेणी क्रम में स्थिर धारा प्रवाहित की जाती है। उच्च प्रतिरोध के R के सिरों पर विभव पतन के लिए, R के सिरों पर विभव पतन के लिए संतुलन लंबाई यही होती है ना, कैपिटल R के सिरों पर तो यही होती है। दोनों प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन के लिए संतुलन लंबाई मतलब L2 3.60 मीटर। ओके, प्रतिरोधों R व स्मॉल r का अनुपात ज्ञात करो। अरे वेरी सिंपल, डायरेक्ट इसी फॉर्मूले से हो जाएगा। यहाँ लिखोगे हम जानते हैं कि स्मॉल r इज इक्वल टू L2 माइनस L1 अपॉन L1 इंटू R। स्मॉल r अपॉन कैपिटल R कितना हुआ, L2 माइनस L1 अपॉन L1। निकालना क्या है, कैपिटल R अपॉन स्मॉल r, उल्टा कर दो, ठीक है। इसी फॉर्मूले से काम हो गया। तो देखिए सॉल्व आपको करना है, मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ। L1 कितना हुआ 3.20, L2 3.60 माइनस 3.20 0.40, ठीक है।
तो 0 से 0 तो ऐसे भी कैंसिल है, 32/4, 8:1। देख लीजिए यही आंसर आ रहा है क्या? बिल्कुल 8:1। ध्यान रखना लेकिन कैपिटल आर और स्मॉल आर में पूछा है। कई बच्चे जो उसमें फॉर्मूला पता चल जाता है इसी को करके आ जाते हैं, उल्टा करते ही नहीं है इनको। ऐसा श्रेणी क्रम समांतर क्रम संयोजन बहुत होता है, बच्चे उल्टा करके ही नहीं आते वैल्यूज को, अपॉन का अपॉन में छोड़ देते हैं, फिर कहते हैं हम तो पूरा कराया है, नंबर बेवकूफ है, टीचर उसने काट लिए, है ना। तो फटाफट से आ जाइए टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस के ऊपर। ठीक है, टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस पे आवाज को इग्नोर मार दीजिए हर बार की तरह, क्योंकि ये शोर शराबा चलता रहेगा। तो सबसे पहले बहुचयनात्मक प्रश्न जो आपके हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, उनकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके अंदर से हमने पहला, दूसरा, तीसरा कर लिया था। फोर्थ क्वेश्चन क्या है? व्हीटस्टोन सेतु में, अब तो आपने पढ़ लिया व्हीटस्टोन, है ना। व्हीटस्टोन सेतु में बैटरी में धारामापी की स्थितियां परस्पर परिवर्तित कर दी जाए तो नई संतुलन अवस्था क्या होगी? स्थिति बताइए, इसमें क्या होगी? अगर हम चेंज कर देंगे तो कोई इफेक्ट आएगा क्या? बिल्कुल आएगा या नहीं आएगा? सोचो और सोच के बताओ। मैं बता देती हूँ आपको, ये हमने कहाँ पे लिखवाया है, आपको लिखवाई हुई है ये चीज हमने। व्हीटस्टोन सेतु में यदि ऐसा हो रहा है, ठीक है, तो अपरिवर्तित रहेंगी स्थितियां। ओके, फिफ्थ आपको करना है। 6 देखिए, दिए गए परिपथ में धारा का मान निकालिए। कैसे निकालोगे धारा का मान? सीधी सी बात है, इसमें धारा का मान निकालने के लिए आपको इक्वेशन निकालनी पड़ेगी। इक्वेशन कैसे निकालोगे? एक बार देख लेते हैं इक्वेशन कैसे निकल के आएगी। ठीक है, सॉल्व कराएं इस परिपथ को या फिर आप खुद कर लोगे? खुद तो होगा नहीं आपसे, हो जाएगा क्या? देखो, खुद करने के लिए क्या करना पड़ेगा वो देखो। मैं आपको बस डायरेक्ट फॉर्मूला बता दूं, फॉर्मूले से कर लो तो, और नहीं होता है तो देखो क्वेश्चन नंबर 6। सर्किट बना रही हूं मैं, फिर उससे हो जाएगा। ये देखो, ये आपको दे रखा है माइनस प्लस 2 वोल्ट। ठीक है, ध्यान रखना ये R1 दे रखा है ना, तो यहां पर लगा दो ये R1 1 ओम। ठीक है, फिर दूसरा दे रखा है इसने 4 वोल्ट। ये प्रतिरोध कितना दे रखा है? 2 ओम। ठीक है, फिर हम नीचे आए और ये 5 ओम। ये धारा, अब कौन सी दिशा में धारा मानोगे? हम इसी में मान ले धारा। ठीक है, जैसे ही फ्लो हो रही है ना, मतलब ऐसे ही तो मानते हैं, हम ऐसे ही मान ले, मतलब ऐसे चलेंगे, ऐसे चलेंगे, हम ऐसे चलेंगे और ऐसे चलेंगे। ठीक है, तो इसका नाम दे दो A B। दे रखा है कि इसमें नाम नहीं? लूप A B C D A में धारा I प्रवाहित हो रही है। ठीक है, तो देखो A से स्टार्ट करो, 5I, हम भी ऐसे चल रहे हैं, ये भी ऐसे चल रहा है, सेम ऊपर गए, ये इधर प्लस 2I, धारा तो I ही हो रही है ना समय प्रवाहित, माइनस आ रहा है कॉन्टेक्ट में, माइनस का 4 प्लस 1I प्लस 2 इज इक्वल टू 0। 5 और 2 7 और 1 8। I इज इक्वल टू 1/4, है ना, 1/4 0.25 एम्पियर। अब सॉल्यूशन क्या दे रखा है क्या नहीं दे रखा हमें नहीं पता, डायरेक्ट फॉर्मूला सा दे रखा है इसमें तो सॉल्यूशन में, लेकिन हम तो लूप से सॉल्व करना जानते हैं, तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे। वैसे मैं कराती नहीं इसको, लेकिन मैंने करा दिया, दया कर लिया आप पे थोड़ी सी, क्योंकि आपको तो कमेंट्स में, शेयरिंग में प्रॉब्लम आती है। क्वेश्चन नंबर 7, विभव मापी विभवांतर मापने का ऐसा उपकरण है जिसके प्रभावी प्रतिरोध क्या होता है? जिसका प्रभावी प्रतिरोध अनंत होता है, थ्योरी में लिखा हुआ है। विभव मापी की सहायता से निम्न में से किस राशि को नहीं मापा जा सकता है?
धारिता व स्वयं प्रेरकत्व, ठीक है। फिर इसके अंदर गैल्वेनोमीटर में शून्य विक्षेप की स्थिति दर्शाई गई है, ठीक है। और इसमें अज्ञात प्रतिरोध कैपिटल आर ज्ञात करना है। कर सकते हो क्या? अरे पी क्यू आर एस कर तो सकते हैं, नहीं कर सकते हो? क्यों नहीं कर सकते बताओ? देखो मैं बताती हूँ आपको कैसे करोगे। P अपॉन क्यू इज इक्वल टू आर अपॉन एस होता है ना। फॉर्मूला क्या होगा पता है? कैपिटल आर इज इक्वल टू, लिखो फॉर्मूला लिखो, कैपिटल आर इज इक्वल टू 100 माइनस एल अपॉन एल इंटू पी, ठीक है। जब भी ऐसा कुछ निकालना हो तो क्या करोगे आप? 100 माइनस एल अपॉन एल इंटू पी। पहले सॉल्व करके देखो। और यदि तब भी आपको समझ में नहीं आए ना तो आपको एक ट्रिक बता देती हूँ। देखिए ट्रिक कहाँ पे वर्क करेगी, ये आपको इस टाइप से दिया हुआ है, ठीक है। ये भी मान लो गंदा सा डायग्राम बना रही हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पर जुड़ा हुआ है ये 55, यहाँ पर है ये रेजिस्टेंस, ठीक है। ये है जॉकी, ठीक है। ये आपको कितनी दे रखी है? 20। तो बेटा इसको P मानो, इसको Q मानो, इसको R मानो और इसको S मानो। P अपॉन Q इज इक्वल टू क्या होता है? R अपॉन S, ठीक है। P कितना है? 55, Q कितना है? R कितना है? 20 और S कितना है? 100 माइनस 20। तो R देखो कितना हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 20R इज इक्वल टू 100 माइनस 20 अपॉन 55। R इज इक्वल टू आ गया 80 अपॉन 20 इंटू 55। कंफ्यूज इस R से मत हो, आप इसको P Q R S इस फॉर्म में चेंज करके ये संतुलन अवस्था का फॉर्मूला यहां से इसको सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा आपका सॉल्व, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन के आने के चांसेस तो फिर भी रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, विभव मापी के तार के पदार्थ का प्रतिरोध ताप गुणांक कैसा होना चाहिए? अरे मैंने तो लिखवाया हुआ है आपको, नगण्य होना चाहिए। 11th बेटा इसको आप करोगे, फॉर्मूला ही तो पूछा है आपसे। 12th विभव मापी के प्रयोग में ई विद्युत वाहक बल का एक सेल L लंबाई पर संतुलित होता है, दूसरा सेल जिसका विद्युत वाहक बल भी है E है, प्रथम सेल के समांतर क्रम में जोड़ा गया है, नई संतुलन लंबाई का मान क्या होगा? अब भाई इसने बोला क्या है? इसने तो ये बोल दिया है कि पहले तो एक ही सेल था, दूसरा सेल भी E है और जो भी समांतर क्रम में जोड़ा गया है, तो संतुलन लंबाई क्या होगी? दोनों ही में E होगी, बी ऑप्शन आएगा, L ही रहेगी। अभी आपने दो सेलों का अनुपात ज्ञात किया था ना, तो लंबाई को क्या चेंज कर दिया था हमने? नहीं किया था ना, तो L का L ही रहेगी, क्योंकि संतुलन लंबाई दोनों के लिए अलग अलग कैसे हो सकती है? पहले वाले सेल के लिए जो संतुलन लंबाई होगी, देखिए मैं बताती हूँ कैसे, समझ में नहीं आया होगा आपको, देखो मैं बताऊं। ऐसे था हमारा ये प्राथमिक परिपथ था, द्वितीयक परिपथ में इस टाइप से जुड़ी हुई थी चीज, ठीक है। तो वही कह रहा है, वहां तो अपन ने E1 E2 अलग अलग ले रखे थे, यहाँ पर इसने दोनों ही सेम है, तो जो इन दोनों को कनेक्ट करने पर लंबाई प्राप्त होगी वही तो इन दोनों को कनेक्ट करने पर लंबाई प्राप्त होगी, क्योंकि इसके लिए भी संतुलन लंबाई सेम होगी, इसके लिए भी सेम होगी। अगर ये अलग अलग होते तो अलग अलग लंबाई होती, ठीक है। ओके, बहुचयनात्मक का आपका लास्ट क्वेश्चन 13 है, और इसको आप छोड़ रहे हो अभी क्योंकि ये अंश शोधन वाला है, और हमने अभी अंश शोधन के जो 2 डेरिवेशन छोड़े हुए हैं ना, उसके आए ये, ठीक है। तो अभी हम इसको नहीं कर रहे हैं। अति लघुत्तरात्मक में देखिए पहले 2 क्वेश्चन करा दिए हैं, थर्ड है व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन अवस्था के लिए प्रतिबंध लिखो। ओके, ये आप करोगे। 4th मीटर सेतु के सिद्धांत पर कार्य करता है, आप करोगे। 5th
विभव मापी की विभव प्रवणता तार के ताप पर निर्भर क्यों करती है? तो लिखिए क्योंकि विभव मापी का प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर बढ़ जाता है, अतः विभव प्रवणता भी प्रभावित होती है। क्वेश्चन नंबर 6, यदि विभव मापी के प्राथमिक परिपथ में प्रयुक्त सेल का विद्युत वाहक बल द्वितीयक परिपथ में प्रयुक्त अज्ञात सेल से कम हो तो क्या होगा? लिखिए यदि ऐसा होता है तो विभव मापी की संतुलन लंबाई व संतुलन स्थिति प्राप्त नहीं होगी। इसका मतलब समझे कि प्राथमिक सेल जो भी यूज में लिया जाएगा उसका विभव जो है ज्यादा होना चाहिए द्वितीयक परिपथ से। सेवंथ क्वेश्चन है विभव प्रवणता की परिभाषा लिखो, आपको करना है। 8th क्वेश्चन, विभव मापी के तार पर अनुप्रस्थ काट तार की संपूर्ण लंबाई पर एक समान क्यों होना चाहिए? मैंने लिखाया था ना एक समान होना चाहिए। लिखिए इससे या ताकि विभव प्रवणता भी समान रह सके, क्वेश्चन नंबर 9, विभव मापी के मानकीकरण के लिए डैनियल सेल के अतिरिक्त कौन सा सेल उपयोग में लेते हैं? लैक्लांसी सेल। एक सेकंड रुकिए, लैक्लांसी तो उसमें लेते हैं। कैडमियम सेल लिखिए, इसका आंसर होगा कैडमियम सेल। टेंथ क्वेश्चन है विभव मापी की सुग्राहिता कैसे बढ़ाई जा सकती है? मैंने लिखा रखा है आपको। क्वेश्चन नंबर 11, तो देखो इसने क्या पूछा है। एक विभव मापी की तार की लंबाई 10 मीटर है, ठीक है। 1.1 वोल्ट ई दे रखा है और संतुलन लंबाई इसने 8.8 दे रखी है। इस विभव मापी से अधिकतम विभवांतर का मापन कितना कर सकते हैं? तो सबसे पहले तो पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालो, विभव प्रवणता निकालेंगे हम इससे सबसे पहले। क्वेश्चन नंबर 11 में कैपिटल एल कितना दे रखा है 10 मीटर, ई कितना दे रखा है 1.1 वोल्ट और L1 दे रखा है 8.8 वोल्ट। सबसे पहले तो x निकालेंगे, E इज इक्वल टू XL1 था ना, x कितना हो जाएगा 1.1 अपॉन 8.8, 1/8, ठीक है। फिर निकलेगा विभव XL, x कितना है 1/8, L कितना है 10। सॉल्व कर लो इसको, यूनिट लगाना मत भूलना। ट्वेल्थ क्वेश्चन नंबर, विभव मापी में तांबे की तार का प्रयोग नहीं किया जाता है, क्यों? विभव मापी में तांबे के तार का उपयोग नहीं किया जाता है, क्यों? लिखिए अधिक ताप के कारण इसमें प्रतिरोध बढ़ जाता है। एक सेकंड रुकिए, इसको और अच्छी लैंग्वेज में लिखवाते हैं। इसको काट के लिखिए, क्योंकि
क्योंकि तांबे के तार का ताप बढ़ाने से प्रतिरोधकता कम हो जाती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, ये भी अंश शोधन का है, तो इसको अभी छोड़िए आप थोड़ा, ये मैंने करवाया नहीं है। एक दो टॉपिक रह रहे हैं आपके, अमीटर का अंश शोधन और वोल्टमीटर का अंश शोधन, तो ये उसी के हैं। लघुत्रात्मक प्रश्न पे आ जाइए। फर्स्ट कंप्लीट, सेकंड भी कंप्लीट है, थर्ड भी कंप्लीट है। व्हीटस्टोन सेतु क्या है? इसकी संतुलन अवस्था के लिए प्रतिबंध। फोर्थ है विभव प्रवणता किसे कहते हैं? किन किन कारकों पर निर्भर करती है? कंप्लीट करा रखा है। फिफ्थ है विभव मापी का मानकीकरण किसे कहते हैं? आवश्यक परिपथ चित्र बना रखा है। सिक्स क्वेश्चन है विभव मापी की सुग्राह्यता किसे कहते हैं? इसे कैसे बढ़ा सकते हैं? ओके। सेवंथ है विभव मापी की सहायता से दो प्राथमिक सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करने के लिए प्राथमिक चित्र बनाइए, परिपथ का चित्र। कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 आपको करना है बेटा, ये आपको ही करना है, इसे दिमाग लगा के आप ही करोगे। अब इतने क्वेश्चन करा दिए हैं, इसको तो आपको करना है। मैं आपके लिए हिंट दे देती हूं। सबसे पहले तो आप निकालोगे V इज इक्वल टू आई आर और V इज इक्वल टू एक्स एल 1 से एल डैश निकालोगे। चलो इसको हम करा देंगे, अब प्रैक्टिस तो करना, कोशिश करना इसको करने की, ठीक है? फिर हम करा देंगे इसको, अगर नहीं होगा तो। क्वेश्चन नंबर 9, किसी सेल का विद्युत वाहक बल या किसी प्रतिरोधक पर विभवांतर का यथार्थ मान वोल्टमीटर से ज्ञात नहीं किया जा सकता है, क्यों? लिखवाया हुआ है। 10 मीटर सेतु में संतुलन बिंदु आमतौर पर मध्य भाग में क्यों प्राप्त करना चाहिए? लिखिए इसका आंसर। अधिकतम सुग्राह्यता के लिए, अधिकतम सुग्राह्यता के लिए ध्यान रखना कि अधिकतम सुग्राह्यता के लिए जो संतुलन लंबाई होगी ना, वो 40 से 60 के बीच में ही होगी। 11वां क्वेश्चन है विभव मापी के तार में लंबे समय तक विद्युत धारा क्यों प्रवाहित नहीं की जानी चाहिए? आपको करना है, मैंने करवा रखा है। 12वां क्वेश्चन है विभव मापी के प्राथमिक परिपथ में विद्युत धारा का मान स्थिर क्यों रखा जाता है? ताकि ताप के कारण प्रतिरोध परिवर्तित ना हो एवं विभव प्रवणता का मान भी परिवर्तित ना हो। आपको एक लाइन मैंने लिखवाई थी, अगर आपको याद हो, कि इस परिपथ को हम अब छेड़ेंगे नहीं, इसके बाद इसको नियत रखते हुए हम काम करेंगे जिससे कि विभव प्रवणता का मान समान रहे। ठीक है। फिर देखिए दोनों 13 क्वेश्चन क्या है? विभव मापी के उपयोग में लेने के लिए कोई दो सावधानियां। ज्यादा देर तक गर्म नहीं करना चाहिए और रगड़ रगड़ के जॉकी को रीडिंग नहीं लेनी चाहिए, खुद लिख लेना। 14 है विभव मापी द्वारा वोल्टमीटर का अंश शोधन किसे कहते हैं? बेटा ये अभी कराया नहीं है। 15 है विभव मापी द्वारा किसी अल्प प्रतिरोध के मापन के लिए आवश्यक परिपथ चित्र। आपका जो थर्ड एक्सपेरिमेंट था वही है। अब हम बात करते हैं निबंधात्मक प्रश्न की। तो देखिए निबंधात्मक प्रश्न में पहला, दूसरा, तीसरा कंप्लीट है और 5वां कंप्लीट है, आपका चौथा कंप्लीट नहीं है। ठीक है। आंकिक प्रश्न की बात की जाए तो पहला करा दिया है कंप्लीट। आंकिक प्रश्न नंबर 1, ऐसा क्वेश्चन कराया हुआ है नहीं कराया हुआ है? बताइए मुझे बेटा। आंकिक प्रश्न का पहला जो क्वेश्चन है वैसा क्वेश्चन हमने कराया हुआ है आपको। अब कहाँ कराया हुआ है ये मैं याद दिला देती हूँ आपको। ठीक है।
2 मिनट मेरे को समय दो थोड़ा सा, मैं आपको बता देती हूँ कि ये हमने कहाँ किया हुआ है। लेसन नंबर निकालो 4th, लेसन नंबर 4th निकालो। एक सेकंड, याद नहीं आ रहा है ये कहाँ पे करवाया मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन। कराया तो है लेकिन अब इसमें क्यों नहीं दिख रहा। चलो भाई, जब नहीं मिल रहा तो अब क्या कर सकते हैं, कोई बात नहीं, दोबारा करा देंगे। वैसे मैं परिपथ चित्र बनाऊंगी ना, जब आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्वेश्चन मैंने कहाँ कराया हुआ है। कराया तो है बट कहाँ ये याद नहीं आ रहा। ये देखो, ये रहा, ये लेसन नंबर 4th का बहुचयनात्मक प्रश्न है ना, बहुचयनात्मक का 4th क्वेश्चन। देखो यही है ना, सेम टू सेम, बस पीछे वाला जो बी के पास वाला जो 5 माइक्रोफेरेड है, ये देखो बी के पास का ये 5 माइक्रोफेरेड है, बस इसको हटा दो। जितने भी ये सी लगे हुए हैं इनकी जगह क्या लगा हुआ है, प्रतिरोध लगा है, बस उसके अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व कर लेंगे। और आप ये चीज तो जानते हो कि जो संधारित्र होता है, संधारित्र में श्रेणी क्रम में क्या आता है, 1/c इज इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2, और जो समांतर क्रम होता है उसमें क्या आता है, c1 प्लस c2 प्लस c3। प्रतिरोधों में क्या होता है, उल्टा हो जाता है। श्रेणी क्रम में तो r1 प्लस r2 प्लस r3, और समांतर क्रम में 1/r1 प्लस 1/r2। तो वहां से इस परिपथ को आप सॉल्व करोगे। देखो अब तो बता ही देती हूँ मैं, इस टाइप से बन जाएगा। बस तो इनको श्रेणी क्रम में, इन दोनों को श्रेणी क्रम में, और इन दोनों का जो आंसर आए उसे समांतर क्रम में सॉल्व करना है, खुद करना है ना। क्वेश्चन नंबर 2 बेटा, सेम फॉर्मूला अभी कराया हमने ये। देखो मैं आपको बताऊं, बहुचयनात्मक का 9th क्वेश्चन इसी चैप्टर में, P/Q इज इक्वल टू R/S, उससे बताया था ना, उसमें हमसे बगल वाला पूछा था R, अब आपसे क्या पूछा है, ये P। तो P/Q इज इक्वल टू R/S बनाओगे तो क्या आएगी फॉर्म, x/3 इज इक्वल टू 40/60। अब सॉल्व कर लेना, x/3 अपॉन 40/60। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड कंप्लीट। थर्ड क्वेश्चन के क्या करें, आप करोगे क्या, किरचॉफ के सेकंड नियम से होगा। चलो इसके लिए मैं थोड़ी, इसको तो मैं करा दूंगी आपको, ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं करा दूंगी। ओके, जब तक आप प्रैक्टिस करो, नेक्स्ट पार्ट बना के इसके अंदर अटैच कर दिया जाएगा, या फिर यही के यही आपको अपलोड कर दी जाएगी। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम अगले टॉपिक पे ध्यान देते हैं। अगला टॉपिक है अपना वोल्ट मीटर का अंश शोधन। इतने ही क्वेश्चन करेंगे अभी हम वोल्ट मीटर का अंश शोधन और अमीटर का अंश शोधन दोनों को कंप्लीट करेंगे, और उसके बाद शेष बचे हुए क्वेश्चंस को हम करेंगे। हेडिंग डाल दीजिए, वोल्ट मीटर का अंश शोधन। इसे ध्यान से समझना है। अब ये तो हम हर बार कहते हैं कि ध्यान से समझना है, इस बार मैंने ऐसा क्यों बोला, उसका रीजन है कि जो वोल्टमीटर का अंश शोधन है वैसा ही अमीटर का अंश शोधन होगा, सेम टू सेम, बस एक कंडीशन उसके अंदर अलग होगी, एक या दो कंडीशन अलग है। पहली कंडीशन जो अलग है कि वोल्टमीटर को हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं और एमीटर को श्रेणी क्रम में, ठीक है। दूसरी चीज है वो हम आपको समझाएंगे अभी। तो वोल्टमीटर का अंश शोधन हेडिंग डाल दीजिए, लिखिए वोल्टमीटर द्वारा मापे गए पाठ्यांक विभिन्न कारणों जैसे
त्रुटियां, सही अंकन न होना, स्प्रिंगों की असमरूपता, स्प्रिंगों की असमरूपता के कारण सही प्राप्त नहीं होते हैं। अतः वोल्टमीटर द्वारा प्राप्त त्रुटिपूर्ण प्रेक्षणों की जांच विभव मापी द्वारा प्राप्त सही प्रेक्षणों से करना वोल्टमीटर का अंशशोधन कहलाता है। बारिश की आवाज सुनाई दे रही होगी आपको, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, वोल्टमीटर का सही मापांकन करना ही वोल्टमीटर का अंशशोधन है। इसके लिए हेडिंग डाल दीजिए परिपथ चित्र, ठीक है। प्राथमिक परिपथ तो हम जानते ही है बनाना। द्वितीयक परिपथ बनाते हैं, आप साथ में बना लीजिए। अब इसके बाद कोई भी चैप्टर आपको इजी नहीं लगेगा, ऐसा नहीं कह पाओगे आप कि ये चैप्टर बहुत इजी है, क्योंकि अब से जो है काफी अच्छे फेज पर स्टार्ट हो रही है फिजिक्स अपनी। तो अब आप उम्मीद बस यही लगाना है कि हमको पढ़ना है, ये उम्मीद मत लगाना कि इजी ही सही। वैसे होता ये है कि कोई भी चैप्टर 100% टफ कभी भी नहीं होता है। 30% पार्ट तो उसका इजी होता ही है, आपको 70% थोड़ा ध्यान से पढ़ना पड़ता है, ठीक है। अब जैसे इस पूरे चैप्टर के अंदर आपने पढ़ा होगा परिपथ वगैरह सब पढ़ लिए। अभी देखने में इनका डायग्राम बहुत टफ लग रहा है आपको, ठीक है, लेकिन इनकी थ्योरी बहुत इजी है दोनों की। एक कर लिया तो समझो दूसरा भी हो गया, ठीक है। अब वो कैसे, तो उसके लिए तो पहले यही समझना पड़ेगा। देखिए जैसे वहां पर 3 टर्मिनल होते थे, वैसे यहाँ पर ये पहला जो इसको इस सेल से जुड़ा हुआ है, इसका नाम है ES सेकेंडरी सेल, ठीक है। ये तीसरा टर्मिनल, और दूसरे टर्मिनल पे हम हमेशा क्या जोड़ते हैं, धारामापी, और यहां से ये जॉकी। ओके, बना लीजिए इसको। परिपथ संयोजन, परिपथ संयोजन, प्राथमिक परिपथ उतार लीजिए आप। यदि बाद में उतारना चाहें तो 3 लाइन छोड़ दो और पैराग्राफ चेंज करके लिखो। द्वितीयक परिपथ में एक मानक सेल, द्वितीयक परिपथ में एक मानक सेल जिसका विद्युत वाहक बल ES है के धन सिरे को विभव मापी के तार के उच्च विभव के सिरे A से संयोजित करते हैं। एक अन्य सेल E ये नीचे वाला, ठीक है, एक अन्य सेल E तथा धारा नियंत्रक RS2 कुंजी K2
तथा प्रतिरोध बॉक्स आरबी को, देखिए ये सारे श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, ठीक है। इस पॉइंट का नाम है ए और इसका नाम है बी, ये है ई, को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। प्रतिरोध बॉक्स के समांतर क्रम में एक वोल्ट मीटर जोड़ दिया जाता है। यह वह वोल्ट मीटर होता है जिसका अंश शोधन करना है, जिसका अंश शोधन करना है। फिर लिखिए प्रतिरोध बॉक्स का उच्च विभव वाला सिरा, प्रतिरोध बॉक्स का उच्च विभव वाला सिरा विभव मापी के तार के बिंदु ए से तथा निम्न विभव का सिरा द्विमार्गी कुंजी के टर्मिनल 3 से जोड़ते हैं। एवं पूरी थ्योरी है, मतलब जो भी डायग्राम बना है ना उसको वर्णन करना है आपको, आप अपनी लैंग्वेज में भी कर सकते हो। मध्य के टर्मिनल 2 को धारामापी के साथ विसर्पी कुंजी से संयोजित करते हैं, विसर्पी कुंजी से संयोजित करते हैं। हेडिंग डालिए क्रियाविधि, क्रियाविधि। ओके, तो सबसे पहले प्राथमिक परिपथ को ऑन करेंगे। देखिए सर्वप्रथम प्राथमिक परिपथ को पूर्ण करते हैं। तथा टर्मिनल 1 व 2 के मध्य, तथा टर्मिनल 1 व 2 के मध्य डॉट को लगाकर मानक सेल ईएस के लिए, मानक सेल ईएस के लिए संतुलन लंबाई L1 ज्ञात कर, संतुलन लंबाई L0 ज्ञात कर लेते हैं। संतुलन लंबाई L0 ज्ञात कर लेते हैं। तब इक्वेशन नंबर फर्स्ट नोट कर लो इसको फटाफट से। हो गया ये कंप्लीट। फिर लिखिए तत्पश्चात, एक मिनट, तत्पश्चात लिखने से पहले लिखो यहां x विभव मापी का मानकीकरण है। फिर लिखिए तत्पश्चात टर्मिनल
1 व 2 के मध्य से, 1 व 2 के मध्य से डॉट को हटाकर टर्मिनल 2 व 3 के मध्य डॉट लगाते हैं। कुंजी K2 को बंद करते हैं, बंद का मतलब ऑन करना है, डॉट लगा देना है, ठीक है। तथा धारा नियंत्रक RS2 की सहायता से प्रतिरोध में, ये धारा नियंत्रक है ना RS2, इसको आगे पीछे खिसकाकर की सहायता से प्रतिरोध में धारा के इच्छित मान प्रवाहित करके वोल्टमीटर का विक्षेप प्राप्त करते हैं, वोल्टमीटर का विक्षेप प्राप्त करते हैं तथा विसर्पी कुंजी की सहायता से, विसर्पी कुंजी की सहायता से संतुलित लंबाई L2 प्राप्त कर लेते हैं, संतुलित लंबाई L2 प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है। तो V डैश इज इक्वल टू हो गया XL2, समीकरण 2 में 1 का मान रखने पर देखिए V डैश इज इक्वल टू ES अपॉन L2 और ये L0। आपको ये L2 यदि अजीब लग रहा हो तो L1 भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। L0 को L1 भी लिख सकते हो, बट ये सब आपका काम हुआ है बुक की वजह से कि आप बुक में जैसा चाहते हैं वैसा अगर करना है तो। कई बच्चों को होता है ना बिल्कुल बुक में जैसा डिट्टो वैसा ही छपा हो उनको, तो ठीक है। यहाँ हो गया ES, इसको उतार लो आप पहले। ठीक है, अब देखो वोल्टमीटर का अंशशोधन, जो पहले विभव था हमने मेजर किया था इसको ऑन करके इसको खिसका के, ठीक है। और अब जो आया है ये है वोल्टमीटर का अंशशोधन। कितने का डिफरेंस आ रहा है, वो है अंशशोधन। तो लिखिए यही वोल्टमीटर का अंशशोधन है, यही वोल्टमीटर का अंशशोधन है। हेडिंग डाल दीजिए वोल्टमीटर का अंशशोधन वक्र, वोल्टमीटर का अंशशोधन वक्र। लिखिए वोल्टमीटर के पाठ्यांक में त्रुटि, वोल्टमीटर के पाठ्यांक में त्रुटि डेल V तथा वोल्टमीटर के पाठ्यांक में खींचा गया वक्र वोल्टमीटर का अंशशोधन वक्र कहलाता है। अब बेटा ये वक्र है ना अलग अलग बुक्स में अलग अलग है, आप किसी भी बुक का डायग्राम बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है। यहाँ मैं आपकी जो गवर्नमेंट की बुक चलती है उसी से ही बना रही हूँ, आप देख सकते हो। मैं उसी बुक को यूज में ले रही हूँ जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पॉइंट्स निर्धारण करेंगे आप, पहले यहाँ, उसके बाद यहाँ 0.6 पे, ठीक है। और ये कर्व हम लोग नहीं बनाते हैं, ये फिक्स कर्व है कि इनका कर्व ऐसे ही आएगा। बना लीजिए वोल्टमीटर का अंशशोधन वक्र भी बन गया और उसके साथ साथ ये टॉपिक भी फिनिश हो गया। नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए अमीटर का अंशशोधन। अगली हेडिंग डलेगी अमीटर का अंशशोधन। तो देखो
हेडिंग डाल दी। तो देखो एक चीज, V इज इक्वल टू क्या होता है, आई आर। यदि मैं यहाँ R इज इक्वल टू 1 ओम कर दूं तो V इज इक्वल टू आई हो जाएगा ना, होगा नहीं होगा? तो देखो अगर मैं यहाँ पर रेजिस्टेंस कर दूं 1 ओम, ठीक है, और ये जो समांतर क्रम में वोल्टमीटर जोड़ा है इसकी जगह हम श्रेणी क्रम में अमीटर जोड़ दें तो क्या होगा? बस हो गया एमीटर का परिपथ चित्र। क्या क्या, V इज इक्वल टू आई आर होता है। अगर रेजिस्टेंस 1 ओम हो तो V इज इक्वल टू आई होगा, तो सेम टू सेम बनेगा। ये बनाओ पूरा का पूरा, आया ना मजा? बिल्कुल सेम उतारने को मिल रहा है। अब आपको डायग्राम भी दो दो याद नहीं करने पड़ेंगे, एक ही डायग्राम से काम चल जाएगा। इसलिए कहा था मैंने कि आप अच्छे से समझ लो। लिखिए परिपथ संयोजन। लिखिए अमीटर का अंश शोधन, अमीटर का अंश शोधन वोल्ट मीटर के संशोधन की भांति ही होता है। केवल इसमें दो परिवर्तन होते हैं। पहला लिखिए, प्रथम प्रतिरोध बॉक्स में केवल 1 ओम का प्रतिरोध निकाला जाता है। ये 1 ओम का प्रतिरोध उपयोग में लिया जाता है। सेकंड, वोल्टमीटर के स्थान पर अमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाता है। अमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाता है। बेटे कई बच्चे ऐसे हैं जो इस लैंग्वेज को नहीं लिखना चाहते कि मैम ये तो छोटू सी लैंग्वेज है। तो आप क्या करना, जैसे वोल्टमीटर की हमने पूरा काम किया था ना, वैसी की वैसी लैंग्वेज लिख देना। बस रेजिस्टेंस बॉक्स की जगह 1 ओम लिख देना, और जहां हमने लिखा था ना समांतर क्रम में वोल्टमीटर जोड़ देते हैं, उसकी जगह क्या लिख दोगे, श्रेणी क्रम में अमीटर जोड़ देते हैं। तो ये समझ की बात तो आपकी है, आप जैसा चाहे वैसा लिख सकते हैं। टीचर आपको मार्क दिखाएगा, उस पर आपको कैसे चलना है वो आप पर डिपेंडेंसी है। आप अपनी लैंग्वेज में बना के लिखोगे, ज्यादा अच्छे से एग्जाम में लिख पाओगे और ज्यादा लंबे समय तक याद रख पाओगे। ठीक है, रट्टाफिकेशन तो किसी भी चीज का सॉल्यूशन नहीं है। लिखिए, हो गया ये एक जो आपने परिपथ चित्र बनाया है ना, परिपथ चित्र और परिपथ संयोजन, इसके ऊपर ऊपर आपको एक लाइन और लिखनी है कि एमीटर का अंशोधन है क्या। तो लिख लीजिए, एमीटर का अंशोधन जहां लिखा है ना उसके नीचे लिखनी है, और मैं भूल गई इसको लिखाना तो अब लिखा देती हूँ। किसी विद्युत परिपथ में अमीटर से प्राप्त विद्युत धारा के पाठ्यांकों की विभव मापी से प्राप्त यथार्थ पाठ्यांकों से जांच करने की प्रक्रिया को अमीटर का अंश शोधन कहते हैं। अंश शोधन कहते हैं। क्रियाविधि लिखिए फटाफट से।
प्राथमिक परिपथ की कुंजी K1 में डॉट लगाते हैं। प्राथमिक परिपथ की कुंजी K1 में डॉट लगाते हैं तथा द्विमार्गी कुंजी के टर्मिनल एक तथा 2 के मध्य डॉट लगाकर मानक सेल के विद्युत वाहक बल ES के लिए संतुलन लंबाई L नॉट ज्ञात कर लेते हैं। तो देखिए ये भी बिल्कुल सेम हो गया। नोट कीजिए। तत्पश्चात एक व दो के मध्य से डॉट को हटाकर 2 व 3 के मध्य डॉट को लगा देते हैं। कुंजी K2 के डॉट को लगा देते हैं, जैसा उसमें लिखा था ना सेम। कुंजी K2 के डॉट को लगा देते हैं तथा धारा नियंत्रक RS2 की सहायता से एक ओम की कुंडली में वांछित का मतलब जैसी हम चाहते हैं धारा प्रवाहित करते हैं। तथा इसे लिख लेते हैं। तब पैराग्राफ चेंज करके तब दूसरे परिपथ के लिए संतुलित लंबाई L2 ज्ञात करते हैं। इस स्थिति में ये तो हो गया कंप्लीट। इस स्थिति में V डैश इज इक्वल टू होगा XL2। ठीक है, ये है समीकरण 2। अब यहां रखना है V डैश इज इक्वल टू I डैश R। ठीक है, यहां R इज इक्वल टू 1 ओम है, ये ओम के नियम से है। सो V डैश इज इक्वल टू I डैश। समीकरण नंबर 3। समीकरण 2 में 1 व 3 का मान रखने पर V डैश की जगह I डैश आया, X की जगह ES अपॉन L नॉट और यहाँ है L2। तो I डैश कितना हो गया बेटा? L2 अपॉन L नॉट ES। और फिर डेल I अंशोधन क्या हो जाएगा? I माइनस I डैश। पूरा नोट कर लो। हेडिंग डाल दो, अमीटर का अंश शोधन वक्र। अमीटर का अंश शोधन वक्र। लिखिए, एमीटर के पाठ्यांक में त्रुटि डेल आई, अमीटर के पाठ्यांक में त्रुटि डेल आई तथा अमीटर के पाठ्यांक में खींचे गए वक्र को
अमीटर का अंश शोधन वक्र कहते हैं, अमीटर का अंश शोधन वक्र कहते हैं तथा इसे निम्न प्रकार व्यक्त किया जाता है। ये है डेल आई और ये है आई। 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1.0। तो 0.4 को डिसाइड करो पहले, यहां बिल्कुल रेखा खींचकर इसे ये लीजिए, बिल्कुल बीचों बीच बन रहा है डायग्राम। चैप्टर फिनिश। अब मैंने आपको जो अति लघुत्तरात्मक प्रश्न, लघुत्तरात्मक प्रश्न और निबंधात्मक प्रश्न कराए थे, ठीक है, उनमें आपको एक एक क्वेश्चन बच रहा था अंश शोधन वाला, तो वो तो आपका यहाँ से क्लियर हो गया। अब हम आ जाते हैं सीधा आंकिक प्रश्नों पे। सारे आंकिक प्रश्न करा के और फिर हम आपकी छुट्टी कर देंगे इस चैप्टर की। ओके, ठीक है। तो फर्स्ट और सेकंड तो आपका हो चुका है, थर्ड करना है हमको। कौन सा करना है? थर्ड। ठीक है बेटा, तो थर्ड स्टार्ट करते हैं करना। क्वेश्चन नंबर थर्ड का डायग्राम बना लो। ध्यान से समझना, क्योंकि मैं इसकी इक्वेशन बनाने के बाद ये आपके ऊपर छोड़ दूंगी कि आप इसे कैसे कर रहे हैं, क्योंकि काफी क्वेश्चन करवा दिए हैं हमने। क्वेश्चन नंबर थर्ड, तो सबसे पहले हम डायग्राम बना लेते हैं। ये आपको दी हुई है 10 वोल्ट की बैटरी, करंट ऐसे प्रवाहित की जा रही है। ये है ए पॉइंट, ये है डी, ये बी पॉइंट, सी पॉइंट। इसको मान लो ई पॉइंट और इसको मान लेते हैं एफ पॉइंट। ठीक है, यहां करंट जा रही है I1, यहां से I2, फिर यहां से ये IG हमने ले ली है, तो यहां बचती है I2 प्लस IG। ये पहले ही बता चुके हैं आपको ऐसे कैसे करते हैं हम। और यहाँ है I1 माइनस IG। तो आपको इसके अंदर ओके सब कुछ देने के बाद 15 ओम का गैल्वेनोमीटर बीच में जोड़ा हुआ है। IG ज्ञात करनी है, ठीक है, क्या ज्ञात करनी है? IG। तो भाई अपने को तो I1 चाहिए, I2 चाहिए, तब जाके IG निकलेगी। तीन चीज चाहिए, मतलब तीन इक्वेशन बनानी पड़ेगी। ओके, तो सबसे पहले तो अपन ये वाला लूप ले लेते हैं, लूप ABDA में। मैंने आपको बताया कि पहले की तीन चीज पूछी तो तीन इक्वेशन निकालनी पड़ेगी। ABDA हम कैसे चल रहे हैं? इस टाइप से, मतलब ऐसे, फिर इस टाइप से और फिर इस टाइप से हम लोग ऐसे चलेंगे। ए बी, देखो ये है प्रतिरोध, ये है धारा। 100 I1, फिर नीचे आए प्लस 15 IG, क्योंकि सेम डायरेक्शन में चल रही है ना। अब देखो यहाँ हम ऐसे जा रहे हैं और ये खुद भाई साहब ऐसे चल रहे हैं, तो 60 I2 इज इक्वल टू 0। पहली इक्वेशन निकल गई। आंसर निकालने का काम आपका है, मैं इक्वेशन समझा रही हूँ सिर्फ, ठीक है। सेकंड लूप है लूप इसमें भी हम ऐसे चल लेते हैं, ऐसे ऐसे और ऐसे।
BCDB में, BCDB में देखो हम ऐसे जा रहे हैं तो ये भी ऐसे, सॉरी 10 I1 माइनस IG, फिर हम ऐसे जा रहे हैं और ये उल्टा -5 I2 प्लस IG। ओके, अब हम ऊपर जा रहे हैं और ये नीचे आ रहा है, तो माइनस की 15 IG इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब थर्ड इक्वेशन कौन सी निकाले? थर्ड देखो हम ये वाली ले लेंगे, लूप A D C E F में, ठीक है। ये नीचे वाला लूप कैसे चलते हैं? ऐसे ऐसे, मतलब जैसे चल रहा है ना वैसे ही चल लेते हैं अपन, ठीक है। यू राउंड घुमा लिया अपन, यू, ठीक। ए से स्टार्ट करते हैं। लूप आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी ले सकते हैं, माइनस प्लस सब बराबर हो जाएंगे लास्ट में जाके। ए 60 I2, सेम डायरेक्शन, ये भी सेम डायरेक्शन, 5 I2 प्लस IG। ओके, फिर नीचे आए, इसका तो कोई मतलब, ये माइनस प्लेट आ रही टच में, -10 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर थर्ड। अब निकाल सकते हो आप, 3 इक्वेशन दे रखी है, सॉरी। कैसे निकालना है, क्या करना है, वो आपको देखना है। इतना तो सॉल्यूशन कर सकते हो, इतनी मैथ तो पड़ी हुई है ही कि विलोपन विधि लगानी है कि लोपन विधि लगानी है, आपको करना है सॉल्व, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड हम मेरी तरफ से कंप्लीट है। ये पूछा इसने, भले ही IG है लेकिन निकालनी आपको सारी पड़ेंगी। और मैं आपको एक आंसर और बता देती हूँ, आंसर तो दे ही रखा है, इसमें निकाल लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ। दिए गए चित्र में प्रतिरोध R का मान क्या लिया जाए कि एमीटर A में प्रवाहित धारा 0 हो? R का मान क्या लेना है? तुल्य प्रतिरोध निकालना है। तुल्य प्रतिरोध P/Q इज इक्वल टू R/S। कैसे करोगे इसको बताओ? तो पहले देख लो कि संतुलन अवस्था में है या नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखते हैं। बेटा देखो, बुक दिख रही होगी, ये है P, ये है Q, ये है R, दिख रही है ना बुक, और ये है 10 ओम। एक सेकंड, ये पकड़ा ही नहीं जा रही है बुक, रुको एक मिनट। ठीक है, इस टाइप से। अब ये पूछ रहा है कि एमीटर A में प्रवाहित धारा 0 हो, तो बेटा सबसे पहले इसकी संतुलन अवस्था ज्ञात कर लेते हैं। संतुलन अवस्था कैसे ज्ञात करते हैं? P/Q इज इक्वल टू R/S। P/Q मतलब 20/10, 20/10 कितना आ रहा है? आंसर सेम आ रहा है, 2 बराबर 2। इसका मतलब क्या है? संतुलन अवस्था में अब धारा तो 0 ही रहने वाली है, चाहे प्रतिरोध का मान कुछ भी रहे। तो आप लिखोगे चूंकि यह संतुलन अवस्था में है, अतः इसमें प्रवाहित धारा का मान सदैव 0 ही होगा। क्वेश्चन नंबर 5 रहने दीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं हम। इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, अगर आने भी होंगे तो, इससे फालतू क्वेश्चन नहीं आएंगे, ठीक है। ये डायग्राम है आपका, ये है 100 ओम,
ये भी 100 ओम है, ये 10 ओम है, ये 5 ओम है। अब इसके साथ एक और समांतर क्रम में लगा हुआ है x। ठीक है, नाम क्या दिए हुए? ए बी सी डी। क्या पूछा है इसमें? x पूछा है। संतुलन अवस्था में है तो, संतुलन अवस्था में है तो x बताओ। तो भाई ये तो p है, ये q है, ये पूरा r है और ये पूरा s है। तो यहाँ पर p हम लिखेंगे 100 ओम, q है 10 ओम, r। बेटा ये तो समांतर क्रम में हो गए ना। समांतर क्रम के लिए हम निकालेंगे r कैसे? 1/r इज इक्वल टू 1/100 प्लस 1/x। ठीक है, तो 1/r इज इक्वल टू कितना हुआ? x प्लस 100/100x। ठीक है, तो r इज इक्वल टू कितना हुआ? 100x/100 प्लस x। तो ये आपको समझाने के लिए था। और s कितना है? 5 ओम। तो हम क्या करेंगे? p/q इज इक्वल टू r/s करेंगे। 100/10, r कितना हुआ? 100x/100 प्लस x 1/5। वन इज इक्वल टू 2x/100 प्लस x। आ गया ना? 100 ओम आंसर इसका, नोट कर लीजिए। अब बताओ, इस टाइप के क्वेश्चनों में तो कोई समस्या नहीं है ना? कर लोगे आप अच्छे तरीके से, काफी समझा दिए। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें आपको दिया हुआ है अंशशोधन वाले तरीके से करना है। कर सकते हो क्या इसको? देखो, एक 1.1 वोल्ट विद्युत वाहक बल का मानक सेल, मतलब ई एस दे रखा है 1.1 वोल्ट। ठीक है, और 0.88 मीटर की लंबाई पर संतुलित होता है। एल दे रखी है, एल नॉट। ओके, तो क्या क्या हो गया आपके पास? आते हैं भाई बोर्ड पे, रुकिए। क्वेश्चन नंबर 7, EP 1.1 वोल्ट, L नॉट 0.88 मीटर, R इज इक्वल टू 1 ओम। अमीटर का अंशशोधन है भाई ये तो, है ना? और लंबाई L2 दे रखी है 0.20 मीटर। श्रेणी क्रम में जुड़े एमीटर का प्रतिरोध, वो सॉरी ये I दे रखा है आपको। एमीटर की त्रुटि डेल I ज्ञात करनी है। तो डेल I इज इक्वल टू क्या होता है? I माइनस I डैश। और आई डैश कितना था भाई? EP L नॉट अपॉन L2। बस जो वैल्यू इसमें से आई उसको इसमें से घटा देना 0.20 में से। आ गया आपका आंसर। सिंपल है, नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, बहुत सिंपल है ये भी। विभव मापी के एक प्रयोग में E1 1.25 वोल्ट के लिए लंबाई प्राप्त हो रही है आपकी 4.25 मीटर। अन्य सेल E2 पता नहीं है और उसके लिए लंबाई प्राप्त हो रही है 6.80 मीटर। तो कैसे करते हो? E1/E2 इज इक्वल टू L1/L2। क्या चाहिए? E2 चाहिए, तो उल्टा कर दो पहले इसको।
बस हो गया, वैल्यू दे ही रखिए, पुट कीजिए, आंसर निकाल लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 करने की कोई जरूरत नहीं है, छोड़ दीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें दिया हुआ है 2 सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर 60 सेंटीमीटर प्राप्त होती है लंबाई, और इसको उल्टा कर दें तो 20 मीटर प्राप्त होती है। तो रेशियो निकालना है E1/E2। तो भाई इसको कैसे निकालेंगे, देखिए क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 और लास्ट, E1 + E2 60x दे रखा है, मैक्सिमम दिया हुआ है ना श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, और जब इनको घटा रहे हैं तब हो रहा है 20x। एक मिनट मैं वैल्यू इसको चेक कर लेती हूँ, पूरा सॉल्व कर दे और आंसर हो जाए गलत, यही है। और हमें चाहिए क्या, E1/E2 का रेशियो। तो देखो इसको सॉल्व करो, ये हटाओ बीच में से 60 और यहाँ है 20, ठीक है। सबसे पहले क्या करें, इनको जोड़ दो, जोड़ो इनको, या तो जोड़ दो, चलो दूसरा तरीके से करते हैं, इसको जोड़ देते हैं। जोड़ो, इसको कितना आ रहा है 2E1, और यहाँ कितना आ रहा है 80x, तो E1 कितना आया 40x, ठीक है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसकी वैल्यू यहाँ पर रखो, 40x + E2 = 60x, E2 कितना आ गया 20x, E1/E2 ही तो चाहिए हमको, 40x/20x 2:1, और विलोपन विधि से भी करते हैं। गलत कर दिया क्या, नहीं 2:1 बिल्कुल सही है ये। तो बच्चों आपका ये चैप्टर कंप्लीट, ठीक है। काफी अच्छे से काफी पार्ट्स में हमने कंप्लीट तो करा दिया है। कैसे मैनेज करना है, कैसे पढ़ना है, वो अब आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि मैंने अपना पूरा एफर्ट डाल के आप तक ये शेयर कर दिया है। अब आपको किस तरीके से इसको मेंटेन करना है वो आपको देखना है बेटा। इससे ज्यादा मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकती। कोर्स कंप्लीट होने के बाद एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखने का तरीका, न्यूमेरिकल्स का तरीका सब समझाया जाएगा दोबारा से। बट थ्योरी ये कुछ भी दोबारा नहीं करवाया जाएगा, क्योंकि थ्योरी तो आपके पास सही ना, बस आपको ये बता सकता है ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको इस टाइप से कीजिएगा। ये थोड़ा ना होगा कि क्वेश्चन बताया और उसका आंसर भी हम लिखवाएंगे, वो पॉसिबल नहीं है, लेकिन आपको सपोर्ट पूरा करेंगे, ठीक है। थैंक यू, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए।